ये क्या बताया जा रहा है, ओवैसी साहब की तरफ से कहा जा रहा है और पूरे गठबंधन की तरफ से जो ये कहा जा रहा है? खैर, गठबंधन का सवाल मैं आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं आपकी बात करना चाहता हूं। जो ओवैसी साहब यहां पर कह रहे हैं कि आ गए तो फिर मुसलमानों के लिए और दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, तो ओवैसी साहब भी मान चुके हैं कि आ रहे हैं? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा। हाँ। 2014 के बाद से जितने मुसलमानों पे बुलडोजर की कार्रवाई से लेके एनकाउंटर की कार्रवाई से लेके उनको पिछड़ा बनाने की वजह ले जाने की तरफ उनको और हाशिए पे ले जाने के लिए राजनीति में भी हाशिए पे ले गए भाजपा। भाजपा की सरकार में एक भी मुसलमान एमएलए नहीं है, ना कोई एमपी और ना मोदी जी की कैबिनेट में कोई मुसलमान है। तो ये दिखाया जाता है कि ये कैसे तुष्टीकरण की राजनीति मोदी जी करते हैं। और वो खास तौर से अपने हर एक बयान में मुसलमानों का नाम ना लिए बगैर मैं अंग्रेज और सुनिए ना मुगलों का नाम रंगरेज भाई, आप और लगता है मेरा सवाल पाकिस्तान का नहीं नाम। समझे। रंगरेज भाई, आप लगता है मेरा सवाल नहीं समझे। एक लाइन का इस्तेमाल जो ट्वीट किया है ओवैसी साहब ने, उन्होंने कहा है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी का चुनाव अभियान भारत के इतिहास का सबसे नफरत भरा है, दुर्भाग्य से उनकी जीत का मतलब होगा कि आने वाले सालों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तेज हो जाएगी। दुर्भाग्य से मतलब ये बात कही गई है, तो ये मान रहे हैं कि फिर से आ रहे हैं? देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, उन्होंने आ रहे हैं और कौन जाएगा ये फैसला तो होगा 4 तारीख को। हाँ। मगर जो ओवैसी साहब ने कहा है, जो हमारे सदर साहब ने कहा, उन्होंने बिल्कुल हकीकत कहा है। क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति 2014 के बाद से जो हिंदू मुसलमान की और शमशान कब्रिस्तान की और कपड़ों से पहचानने से लेकर ये सारी बयानबाजी और मुगलों तक चले जाते हैं और पाकिस्तान तक। और ये अरे, अगर आपने काम किए हैं, अगर आपने विकास रंगरेज किया भाई, है तो ये बात तो 4 तारीख को तय हो जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूं 4 तारीख को तय हो जाएगी, लेकिन ये बयान का मतलब क्या है कि आने वाले सालों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तेज हो जाएगी? यानी ये बता रहे हैं, उनके मन में चल रहा है ये बात कि हाँ देखिए, जब हो जाएगा। जब मोदी जी मन से देखिए हिमांशु जी, जब मोदी जी मन से बोलते हैं तो ऐसा लगता है कोई हिटलर बोल रहा है। और हिटलर की भी यही पॉलिसी थी। उसने भी पहले ऐसी प्रोपेगेंडा मूवियां बनवाई, ऐसे ही मीडिया को कंट्रोल किया गया, ऐसे ही जो है वहां पर सारी सारी चीजें अरे करी गई। आप और फिर समझे बाद नहीं, में ये मैं तो एक बार फिर से वो ये बोल रहा, मैं बात ही क्या कह रहा हूं, मैं ये बात कह रहा हूं जैसे कांग्रेस की तरफ से, जैसे कांग्रेस की तरफ से मान लिया गया है ना। 17 करोड़ मुसलमान से 2 करोड़ हिंदू भाइयों अरे को रंगरेज भाई सुनिए ना, आज हिंदू मुसलमान पर बात ही नहीं हो रही है, बहस ही नहीं हो रही है। बस बात यहां पर ही हो रही है जैसे कांग्रेस कह रही है, जैसे कांग्रेस कह रही है ये चुनाव तो गया, वैसे ही ओवैसी साहब भी मान लिए कि आने वाले वक्त में ऐसा ऐसा होगा। बात इस पर हो रही है। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी को 2002 से पहले कौन जानता था? 2002 जो दंगा हुआ था गोधरा कांड का, उसके बाद तो उन्हें सुर्खियां भी नहीं है। तो ये तो सब जग जाहिर है। देखिए, और ये सुनिए ना, कहना अब वो मुख्यमंत्री थे, अब आप नहीं समझ पाए, वो वाली बात अलग है। अब किदवई साहब आप बताइए। बिना उनका ठीक है, उनका जो राजनीति नहीं होती उनसे। ठीक है, ठीक है, मुसलमान का नाम लिए, ठीक है रंगरेज भाई, ठीक है रंगरेज भाई, नाम लिए। अच्छा ठीक है किदवई साहब, अब आप बताइए। अखिलेश जी ने भी एग्जिट पोल पर सवाल यहां पर उठा दिए हैं, हालांकि अभी तो आना बाकी है, आज शाम को देखिएगा, वैसे टाइम्स नाउ ऑफ भारत आपको पता चलेगा। तो दूसरी बात ये कि जो आपके गठबंधन सहयोगी हैं कांग्रेस की तरफ से वो कह रहे हैं ये चुनाव तो गया, तो ये क्या हिम्मत पहले से ही हार चुके हैं, हौसले पस्त हो चुके हैं? नहीं, देखिए हिमांशु जी, इस देश में आज की तारीख में अगर लोकतंत्र की लड़ाई और लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई अगर सबसे मजबूती से कोई लड़ रहा है तो वो इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस खासकर उत्तर प्रदेश में जब पेपर लीक हुआ था उसके बाद में जिस तरह से जननायक की छवि उनकी बनी और उस पूरी लड़ाई को उन्होंने अपने हाथ में लिया, तो वो इस चुनाव को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। और इसलिए देखिए क्या होता है कि आपको अपने अगर कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से चुनाव को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। आप देखिए कि चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शंस में हिमांशु जी क्या हुआ था, ये पूरी दुनिया ने देखा था, थैंक्स टू द सीसीटीवी कैमरा। अगर वो ना होते तो लोकतंत्र का अपहरण भी हो गया था और लोकतंत्र का मर्डर भी हो गया था, क्योंकि चंडीगढ़ के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जहां से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच खत्म होती है, वहां से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच शुरू होती है। किदवई साहब, आपने एक बात और बहुत अच्छी कही कि अखिलेश यादव लीड कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं लोकतंत्र बचाने की। मैं ये मानता हूं, चलिए ठीक है वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप जिन सहयोगियों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो ये बात कह दे कि ये चुनाव तो गया, वो जीत रहे हैं, क्या राहुल जी ने ये बात कह दी?
अरे तो कांग्रेस या के नेता कांग्रेस हैं? के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात कह दी, कांग्रेस का कोई नेता या अगर के.सी. बोलेगा, वेणुगोपाल जी ने ये बात कह दी, कांग्रेस या का कोई नेता कांग्रेस के बोलेगा, महासचिव ने ये बात कह तो दी। अच्छा एक बात बोल दीजिए, या- एक काम करिए, बोल दीजिए कि जिस नेता ने कांग्रेस की तरफ से ऐसा बोला वो कांग्रेस से है ही नहीं, कांग्रेस से पाला ही नहीं रखते, कांग्रेस ने बाहर निकाल दिया ऐसा? ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, कांग्रेस उन पर क्या एक्शन लेगी क्या नहीं लेगी। मैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रख सकता हूं और इंडिया गठबंधन का पक्ष रख सकता हूं। दूसरी बात है कि गठबंधन के नाते सवाल पूछा जी, मैंने। दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट बात और है कि हार का डर तो माननीय प्रधानमंत्री जी को लग रहा है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उनको लगता है कि जब गांधी पिक्चर आई तब जाकर के लोग गांधी जी को जाने। इसका मतलब ये, अगर 14वीं का चांद मूवी ना आई होती तो हम लोग को पता ही नहीं होता कि चांद इस सृष्टि में जो है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो प्रधानमंत्री जी के जो ये बयान है उससे साफ लग रहा है हिमांशु जी कि भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए का कुनबा जो है वो 200 सीटों के अंदर सिमटने जा रहा है। राकेश त्रिपाठी जी, 200 सीटों के अंदर आप सिमटने जा रहे हैं। कांग्रेस ने एग्जिट पोल से बायकॉट कर दिया, अखिलेश यादव ने अभी से सवाल उठा दिए हैं, विपक्ष ने ईवीएम का रोना शुरू कर दिया है और किदवई साहब तो कह रहे हैं कि हर बार आप चुनाव मैनिपुलेट करते हैं। ये क्या दर्शाता है? देखिए हिमांशु जी, इंडिया ब्लॉक जो था, नहीं, ये जो अपने आप को इंडी गठबंधन पूरा कह रहे थे, ये निर्णय केवल कांग्रेस ने अकेले ले लिया। ये समाजवादी पार्टी तो एग्जिट पोल में आज पार्टिसिपेट करने जा रही है, मेरे पास जैसी जानकारी है अब तक। और फराज साहब अगर मैं गलत कह रहा हूं तो इसको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी आज एग्जिट पोल में पार्टिसिपेट कर रही है कि नहीं कर रही है। मेरी बड़ी घनघोर आपत्ति है, जिस तरह आज कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मुर्गे लड़ाने का काम करते हैं। अरे आप बहस, लोकतंत्र में बहस को, चर्चा को आप मुर्गे लड़ाने की बात करते हैं, तो इसका मतलब रोज टीवी डिबेट्स में आकर के आप मुर्गे लड़ाने का काम करते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं लोकतंत्र में आपने अब सबसे पहले अवसर देखिए एआईएमआईएम को दिया है, जो सबसे छोटी पार्टी है इस पैनल में बैठे हुए, लेकिन सबसे पहला अवसर आपने एआईएमआईएम को दिया, उसके बाद आपने समाजवादी पार्टी को दिया, आप तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के पास आए हैं। लोकतंत्र में इससे ज्यादा और उदारता क्या दिखा सकते हैं? लेकिन बावजूद इसके सारा ठीकरा मीडिया पर फोड़ेंगे, सारा ठीकरा इलेक्शन कमीशन पर फोड़ेंगे, सारा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। ये तरीका ठीक नहीं है। बेहतर है कि आप अपनी पॉलिसीज को एनालाइज करिए, बेहतर है कि आप अपने कैंपेन को एनालाइज करिए कि आखिरकार क्या कारण है कि आपका कैंपेन फिर धरातल पर इस समय दिखाई पड़ रहा है, धूल खाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस बात को विचार करिए कि क्यों नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव लगातार जनता के बीच में और गहरा होता हुआ और प्रभावकारी दिखाई पड़ रहा है। इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते कि ये नकारात्मक कैंपेन के साथ थे, हम सकारात्मक कैंपेन के साथ थे। प्रो इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही है और एक भारी मात्रा में नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास था, जो आस्था थी, जो मोदी की गारंटी है, उस पर लोगों का भरोसा, वो आज के चरण के 7वें चरण का जब वोट पड़ रहा है तो उसमें भी दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, बोलिए। बहुत धन्यवाद करूंगा इस देश के मतदाताओं का, जिन्होंने बड़ी संख्या में घर से बाहर निकल करके मौसम। जावेद भाई 1 मिनट रुकिएगा, तुरंत आ रहा हूं बस। किदवई साहब बोलिए। हिमांशु जी देखिए, इसको एक मिनट, नहीं, फराज साहब से, किदवई साहब से एक सवाल और पूछ लीजिएगा, किदवई साहब से एक सवाल और पूछ लीजिएगा। ये इलेक्शन फ्री फेयर हुए हैं ना, बाद में कोई टीका टिप्पणी तो नहीं करेंगे ना? अरे तो बोल रहे हैं कि आप लोगों ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, बाद में कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। देखिए, मैं दोनों, वैसे सवाल बहुत सटीक है हिमांशु जी, मैं राकेश भाई के दोनों सवालों का जवाब दूंगा। राकेश जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। पहली बार इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सकारात्मक इन्होंने इलेक्शन कैंपेन किया। अरे साहब, जब हम लोग बात करते थे कि महंगाई बढ़ रही है तो प्रधानमंत्री जी क्या बोलते थे? ये आपकी भैंस खोल ले जाएंगे। जब हम लोग बात करते थे कि अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में चरम सीमा पर है तो प्रधानमंत्री जी बोलते थे ये आपके मंगलसूत्र लेकर के मुसलमानों में बांट देंगे। जब प्रधानमंत्री जी से बात किदवई साहब, मैं बहुत विनम्रता के साथ ये बात कहूंगा, क्योंकि ये अगर हम ये सारी बातों को डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा वक्त हो जाएगा। सीधा सवाल जो पूछा गया उसका जवाब दे दीजिए, वही हमारा आज का टॉपिक है। फ्री फेयर इलेक्शन ये हुआ है कि नहीं हुआ है, आप लोग मानते हैं? क्योंकि रिजल्ट वाले दिन अगर ये बात फिर आई कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई, ईवीएम खराब थी या फिर चुनाव सही नहीं था, अधिकारियों की मिलीभगत थी, तो ये आप बता दीजिए आज कि सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है चुनाव? देखिए हिमांशु जी, मैं फिर वही बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो पास्ट में ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट करके इलेक्शन कमीशन में अपनी मनमानी करना हो और या चंडीगढ़ का मॉडल हो, इनकी नियत में हमेशा बेईमानी भरी हुई है। मैं इनकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं ईसीआई की बात कर रहा हूं। आपके कार्यकर्ता चुनावों पर होंगे, मतदान केंद्रों पर होंगे, उनकी तैयारियां, जो सुरक्षा बल वहां पर तैनात किए गए थे, इलेक्शन कमीशन की तरफ से तैयारियां की गई थी, उस पर बता दीजिए प्लीज। अरे साहब, वो सही लगा आपको कि नहीं लगा? ईसीआई